बेटे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 50 से कराया था, 50 से 55 तक। लेकिन इस बीच में एक चीज याद रखना, जो आपका लेक्चर नंबर 30 है, 30 जो लेक्चर दिया था मैंने, 30 जो लेक्चर नंबर 30 का जो वीडियो है, इसमें क्या हुआ, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो जर्नल एंट्री है, उसमें 5th जर्नल एंट्री में 5वां जर्नल एंट्री, जो लेक्चर नंबर 30 है उसमें 5th जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो जर्नल एंट्री है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जो फॉर्मेट था उसकी जर्नल एंट्री, जो मैं 5th जर्नल एंट्री में क्या हुआ, तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन लिखने में मिसिंग कर दिया मैंने। हालांकि उसमें कमेंट में लिख दिया है, जो उसमें एंट्री होगी आपकी, उसमें एंट्री करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। लेकिन गलती से मिस क्या हुआ है, जो नेम ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन लिख दिया है, उसको देख लेना। वैसे कमेंट में मैंने लिख दिया है, याद रखना। लेक्चर नंबर 30 वीडियो में, लेक्चर नंबर 30 वीडियो का आपका रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री में 5th जर्नल एंट्री जो लिखा है उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। फिलहाल हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चल रहा है, आप सबको याद होगा। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में रिवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्योंकि अब तो कंबाइंड आने वाला है, जो जिसमें आपका जो है, जो चारों इफेक्ट आपको पता होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके बाद जो इफेक्ट पड़ेगा, ये कंप्लीट क्वेश्चन शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको पहले 56 बता रहा हूं मैं। 56 क्वेश्चन, इसमें 4-5 पार्ट दिए हुए हैं, और ये सभी पार्ट, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपने लास्ट चैप्टर में भी किया है आप लोगों ने, मैंने करवाया था। लेकिन फिर से एक बार हम पहले क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं, मतलब अभी 56 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 में बेटे, जय मां सरस्वती, क्वेश्चन नंबर 56 का ए पार्ट, इसमें एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। एक्स, वाई, जेड 3 पार्टनर है, जिसका रेशियो 5:3:2 दिया हुआ है। दे एडमिट डब्ल्यू एज ए पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। एक्स, वाई, जेड 3 पार्टनर है, जिसका रेशियो 5:3:2 है। डब्ल्यू एडमिट हुआ कितने के लिए? 1/6 शेयर के लिए। Following is the extract of the balance sheet on the date of admission। जिस डेट को ड्यू पार्टनर डब्ल्यू एडमिट हुआ है, उस डेट को बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन है आपके क्वेश्चन में। जो उस डेट को बैलेंस शीट में क्या इंफॉर्मेशन है, तो बेटे उस डेट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया हुआ है 36,000, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व है 6,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 18,000। लायबिलिटी साइड में जिस डेट को डब्ल्यू एडमिट हुआ, उस डेट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपका जनरल रिजर्व दिया हुआ है, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व दिया हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। तो आपको कल लास्ट वीडियो में मैंने लिखा है, क्या बताया था, जो अगर इफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व गिवन इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, अगर कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है, तो उस प्रॉफिट या रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कब? जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब। यहां पर न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। लास्ट चैप्टर में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हुआ था, वहां भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में अगर फर्म के पास कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व या लॉस है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां पे डब्ल्यू एडमिट हुआ, और जिस डेट को डब्ल्यू एडमिट हुआ है, उस डेट को क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में है, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
इसके बाद एसेट साइड में बेटे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, तो आपको याद होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में मैंने लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व, क्योंकि पार्टनरशिप में यही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व होते हैं। लॉस में जो कि एसेट साइड में रहता है, एसेट साइड में पीएल अकाउंट लिखा होगा या लॉस इन बिजनेस लिखा होगा या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखा होगा या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा होगा। लॉस में एसेट साइड में अगर पीएल अकाउंट है, एसेट साइड में अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है। इस क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब ये तीनों प्रॉफिट है, और एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। तो आपको डब्ल्यू एडमिट हुआ, एडमिट होते ही रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में कोई भी प्रॉफिट या लॉस दिया होगा तो उसको पार्टनर में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहां अब तीन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो आप चाहें तो आप एक साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन मैं तो कहता हूं जो नहीं, अलग अलग करना, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में आपको जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको वहां पे पोस्टिंग करने में परेशानी होगी, इसलिए आप सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो चलिए, जनरल रिजर्व आपका 36,000 दिया हुआ है, और आपको याद होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैपिटल इंक्रीज होता है बेटे, कैपिटल को डेबिट में लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का कैपिटल जो है क्रेडिट में लिखेंगे, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डेबिट में। तो यहां पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इसका 5:3:2 दिया हुआ है बेटे, और जनरल रिजर्व है कितना, तो जनरल रिजर्व 36,000 है। इस 36,000 को 5:3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका, एक्स में आएगा 18,000, वाई में आएगा 10,800, और जेड में आएगा आपका 7,200। हो गया डिवाइड जनरल रिजर्व टू एक्स, वेरी सिंपल। इसके बाद है आपका कॉन्टेंजेंसी रिजर्व दिया हुआ है 6,000, सेम ट्रीटमेंट होगा, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल एंड टू जेड कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो मतलब 5:3:2, और ये दिया हुआ है आपका 6,000 है, और इसको डिवाइड करेंगे हम तो 3,000, 1,800 एंड 1,200 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कॉन्टेंजेंसी रिजर्व टू एक्स, टू वाई, टू जेड, फैक्ट बिल्कुल ही आसान है। इसके बाद बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो फिर यही एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल एंड टू जेड कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, और फिर ओल्ड रेशियो क्या है इसका, 5:3:2। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका 18,000 दिया हुआ है, और बेटे जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम तो एक्स में 9,000, वाई में 5,400 और जेड में 3,600। ये लायबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट था या प्रॉफिट रिजर्व, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब दिया हुआ है एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, लॉस है। इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो लॉस में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर कैपिटल कहां जाएगा, डेबिट में, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसकी एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। और ये अमाउंट कितना है बेटे, ये अमाउंट 24,000 है, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में 24,000 लिखेंगे, और फिर इसको एक्स वाई जेड में डिवाइड करेंगे,
ये आ जाएगा आपका 12,000, 7,200 एंड 4,800। वेरी सिंपल। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है ये बेटे। ये तो मैं सारे क्वेश्चंस का वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैं ये भेज रहा हूं, बाकी ये तो मुझे लगता है आप लोग वैसे भी कर लेते, लेकिन हमने 56 का ये ए पार्ट आपका बना दिया। अब 56 के बी पार्ट में आइए। 56 क्वेश्चन का बी पार्ट में क्या दिया हुआ है इसको रफ कर देते हैं। 56 क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? बी पार्ट में है बेटे, जो गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपको याद होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने बताया था। वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पहले मैं एक बार याद दिला देता हूं आपको, जो ईयर के एंड में जब फर्म को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट फर्म अपने फ्यूचर के लिए सेविंग, फ्यूचर के लिए सेव करके रखती है, जिसको रिजर्व कहते हैं। तो मैंने बताया था इसमें 11th में आपको रिजर्व एंड प्रोविजन के चैप्टर में पढ़ा होगा। ये रिजर्व दो टाइप का होता है, एक होता है जनरल रिजर्व, नॉर्मल रिजर्व, जो प्रॉफिट का इतना परसेंट हमने फ्यूचर के किसी भी वर्क के लिए जिस पैसे से कोई भी वर्क किसी में कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, वो जनरल रिजर्व हो गया। और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व, जो किसी पर्पस के लिए बनाती है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहां पे दिया हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब मैंने बताया था, जो फर्म के अंदर अगर वर्कमैन, नाम ही है वर्कमैन, वर्कमैन मतलब क्या? एम्प्लॉय। वर्कर को कंपनसेट करने के लिए, वर्कर को अगर कोई भी अगर बिफोर रिटायरमेंट का डेट, रिटायरमेंट होने से पहले कोई रिटायर होता है या किसी भी टाइप का कोई एक्सीडेंटल कोई केस हो जाता है, तो उस कंडीशन में फर्म को पेमेंट करना होता है। तो उसके लिए फर्म अलग से सेविंग करके रखती है, जिसको हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड कहते हैं। ट्रीटमेंट, अगर मान लीजिए हमने सेविंग स्पेसिफिक पर्पस से सेविंग किया हुआ है और किसी वर्कर को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमारा सेविंग है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में हम पार्टनर में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं, अगर उसमें से हो सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में हमें किसी को देना पड़ सकता है, तो उस रिजर्व में से हम उसको पैसा क्या करेंगे? दे देंगे, फिर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यहां पे क्या दिया हुआ है? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 72,000 दिया हुआ है, जिस डेट को गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। यहां जेड एडमिट हुआ है। इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, कह रहा है कोई क्लेम नहीं है, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंपनी ने सेविंग किया हुआ है लेकिन कोई क्लेम नहीं है, मतलब किसी को किसी वर्कर को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो जो रिजर्व है वो हमारा क्या है? प्रॉफिट है। और पार्टनर एडमिट हो गया, एडमिट के टाइम में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो पार्टनर में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। There is has two partners X and Y। यहाँ पे दो पार्टनर दिया हुआ है आपका, कौन? X और Y दिया हुआ है। तो ऑलरेडी यहाँ पे दो पार्टनर है, दो पार्टनर में फिर हम उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मेरी बात समझ में आ गया? तो भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये स्पेसिफिक रिजर्व होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में अगर उस स्पेसिफिक रिजर्व का कोई यूटिलाइज नहीं होगा, मतलब उससे किसी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इस प्रॉफिट को भी हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तरह ट्रीटमेंट करेंगे। तो लिखा हुआ है नो क्लेम अगेंस्ट इट, इस रिजर्व के अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है, मतलब किसी को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा ये जो सेविंग है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 72,000 ये प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यहां लिखेंगे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। दो पार्टनर है तो टू एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है रेशियो, तो हम किस में डिवाइड करेंगे? 1:1 में। बेटे 72,000 है और इसको हम यहाँ पे 36,000 एंड 36,000
इक्वल रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्रॉफिट है, हमने कहा प्रॉफिट है, कोई क्लेम नहीं है। होता तो क्या करते, फिर आगे देखेंगे, पीछे बताया था, आगे भी देखेंगे। इसमें कोई क्लेम नहीं है, नहीं है तो पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब चलते हैं सी पार्ट में क्या दिया हुआ है। बेटे सी पार्ट में लिखा हुआ है, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जैक if there is a claim of ₹48,000 against it। आ गया क्लेम, 72,000 फर्म के पास सेविंग है और इसमें कह रहे हैं क्लेम आ गया। क्लेम का मतलब इसमें इस रिजर्व में से 48,000 रुपीज हमें देने हैं तो रिजर्व है, सेविंग उसके लिए, उसी के लिए किया ही है। जो अगर किसी वर्कर को पेमेंट करना होगा तो उस रिजर्व में से पेमेंट करेंगे। इसमें नहीं था कोई तो डायरेक्ट टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसमें कह रहा है कि नहीं 48,000 पेमेंट करना है तो जितना रिजर्व इस क्वेश्चन में भी सी पार्ट में भी 72,000 है, इसमें से 48,000 जो है आपका क्लेम आ गया तो 48,000 क्लेम के लिए बैलेंस रखा जाएगा। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। द फर्म हैज टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई। अब यहां भी एंट्री यही होना है बेटे, एंट्री यही होगा सी पार्ट में भी। सी पार्ट में भी एंट्री यही करेंगे क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटे सी पार्ट में आपका 72,000 है, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं, टोटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि 48,000 हमें पे करने हैं। तो जितना पे करना है उसके लिए यहां पे लिखेंगे हम जो क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 48,000, 72,000 है टोटल, प्रॉफिट 48,000, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन कितना 48,000। और अब जो बैलेंस बच जाएगा उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम ओल्ड रेशियो में। तो बेटे इसका ओल्ड रेशियो तो यहां भी नहीं दिया हुआ है तो 1:1 ही होगा। तो बैलेंस बच कितना गया, तो 72 में 48,000 अगर क्लेम हो गया मतलब पेमेंट करना पड़ गया तो बैलेंस बच कितना गया 24,000। 72,000 में 48,000 पेमेंट करना है तो बैलेंस कितना बच गया 24, और 24 को इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम तो x में भी 12,000 और y में भी आपका 12,000। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसका आपका x एंड y में। ये सी पार्ट है बेटे, ये सी पार्ट बन गया है। अब डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए दिए हुए हैं बेटे क्योंकि आगे इनका लॉन्ग जो बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें सब इसका यूटिलाइज होगा, ये याद रखना पड़ेगा। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कोई क्लेम नहीं है तो टोटल डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं कोई क्लेम आ गया तो फिर इसको टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जो बैलेंस बचेगा उसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसी तरह डी पार्ट में है जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 24,000 है। मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी स्पेसिफिक रिजर्व है। ये क्या है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है जो फर्म अगर अपने फर्म के बाहर, फर्म अगर अपने फर्म के बाहर पैसे इन्वेस्ट करती है तो अब इन्वेस्ट करेगी, जब पैसा फर्म के बाहर इन्वेस्ट करेगी और उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। अगर इन्वेस्ट करती है और उसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो ये फर्म के लिए क्या होगा, लॉस होगा। और उस लॉस के लिए क्या करना होगा, उस लॉस के लिए, क्योंकि लॉस अगर होगा तो फर्म के ऊपर में इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस हो जाता है तो उस लॉस को एडजस्ट करने के लिए पहले से कंपनी सेविंग करके रखती है, पहले से उस लॉस को एडजस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नाम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाती है, नाम ही है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब अगर वैल्यू डिक्रीज होता है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता है, तो इंक्रीज होगा तब तो बेनिफिट है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर डिक्रीज होगा तो लॉस होगा। उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए कंपनी अलग से, फर्म अलग से जो है रिजर्व बना के रखती है जिसका नाम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड है। अब इसमें भी मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बना रखा है, फंड और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज हो गया, इसका कोई यूटिलाइज नहीं, ये प्रॉफिट की तरह ट्रीटमेंट होगा। अगर डिक्रीज हो गया
तो फिर जितना डिक्रीज होगा उतना इस रिजर्व से क्या होगा, एडजस्ट होगा। बैलेंस बचेगा तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं बचेगा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन में 72,000 रिजर्व था, 48,000 का क्लेम आया, 24 बच गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। अगर 72 का 72 क्लेम होता तो 72 ही एडजस्ट हो जाता, कोई पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो इसमें बेटे आपका 24,000 दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर एडमिशन ऑब्जेक्ट व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 1,10,000 एक्सिस्ट एट रुपीज 1,20,000, कह रहे मार्केट वैल्यू तो 1,10,000 है उसका, लेकिन उसका बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना है 1,20,000, मतलब 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू अभी 1,10,000। इसका मतलब है 10,000 वैल्यू क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट का कम हो गया। इसका मतलब 10,000 वैल्यू इन्वेस्टमेंट का डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज, ये जो डिक्रीज हुआ है, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हुआ, याद रखना है एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हुआ। हमने बता रखा है किसी भी एसेट्स या लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में। लेकिन मैंने ये भी कहा था क्या, जो अगर लॉस हुआ है और उस लॉस के लिए सेविंग हमने पहले से कर रखा है तो उस सेविंग से पहले एडजस्ट होगा, डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। रिवैल्यूएशन अगर हम इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया और रिजर्व नहीं होता तो 100% रिवैल्यूएशन में जाता। ये यहाँ पे क्लेम आ गया, लायबिलिटी हो गया, अगर रिजर्व नहीं होता तो रिवैल्यूएशन में जाता। लेकिन जो जिस लॉस के लिए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम डिक्रीज हो या लायबिलिटीज इंक्रीज हो, लायबिलिटी इंक्रीज हो गया तो भी लॉस, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू एसेट्स का वैल्यू कम हो गया तो भी लॉस, लेकिन लॉस हुआ रिवैल्यूएशन में जाएगा 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिसके लिए सेविंग है तो सेविंग है, जितना सेविंग है उतने तक अगर लॉस होगा तो उसी से एडजस्टमेंट होगा और रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1,20,000 दिया हुआ है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू 1,10,000 हो गया, मतलब 10,000 जो वैल्यू डिक्रीज हुआ है ये रिजर्व से एडजस्टमेंट होगा। और तब जो बैलेंस बचेगा उसको हम पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन ये डी है आपका 56 का डी पार्ट। 56 का डी पार्ट में यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे बेटे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपका कितना, 24,000 है। इसमें से जितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ ये इन्वेस्टमेंट यहीं पे क्या करेंगे, उसको एडजस्टमेंट करेंगे। 10,000 वैल्यू कम हुआ तो ये 24,000 में 10,000 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। अब रिमेनिंग कितना रिजर्व बच गया, 14,000, और ये 14,000 जो है इसको एक्स और वाई में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्स और वाई में ओल्ड रेशियो, कोई रेशियो तो क्वेश्चन में है नहीं, और जब रेशियो नहीं है तो हम इक्वल में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। तो बैलेंस 14,000 बच गया, 10,000 एडजस्ट करने के बाद उसको इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 7,000 एंड 7,000 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 56 का डी पार्ट हो गया। ये डी पार्ट बन गया, कुछ नहीं है, नॉर्मल जो मैंने समझाया था अभी आपको। अब इसके बाद आपका ई पार्ट क्या दिया हुआ है, तो give the journal entry to distribute general reserve 4,800 at the time of admission object। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व तो स्पेसिफिक रिजर्व नहीं होता, ये तो सभी में कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आगे लिखा है when 20% of general reserve is to be transferred to investment fluctuation reserve the firm has two partner action by। अब जरा इसको देखिए, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, ई पार्ट में जनरल रिजर्व आपका 4,800 है। ई पार्ट, ये ई है बेटे 56 का ई पार्ट। जनरल रिजर्व ऑलरेडी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। जनरल रिजर्व आपका 4,800 दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता तो 100% अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करता, लेकिन इसको मैं कह रहा है 20% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब इसका 20% जो है आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाओ। कोई बात नहीं, जब कह रहा है इतना रिजर्व बनाओ तो इतना रिजर्व बनाएंगे, जो बैलेंस बच जाएगा उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2 में आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20%, तो 4,800 का 20% कितना आएगा, 960।
4800 का 20% कितना आएगा, 960 आएगा। और अब जो बैलेंस बच जाएगा उसको एक्स और वाई में, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, अगर प्रॉफिट बैलेंस बचेगा तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 4800 जनरल रिजर्व है, 20% आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया, ट्रांसफर कर दिया। अब 4800 में से अगर 960 को आप माइनस करते हैं तो 3840 बच गया। ये 3840 जो है ये एक्स और वाई में पार्टनर में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसका कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है तो 1920 एक्स और वाई में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम ई पार्ट में 1920 एंड 1920। वेरी सिंपल। जनरल रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन कह रहा है भाई 20% आप कहीं ट्रांसफर कर दो, तो जहां फर्म का एग्रीमेंट है भाई वहां ट्रांसफर कर दिया, रिमेनिंग उसके बाद जो बच गया उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एफ पार्ट, ये एफ पार्ट बेटे इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट चैप्टर में, हालांकि सभी क्वेश्चन जो थे इसमें लास्ट चैप्टर में हुआ था, एफ पार्ट जो है उसी का एक बार रिवीजन कराएगा आपको, जरा ध्यान से देखना और इंपॉर्टेंट होता है, ये एंट्री काफी बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर एफ पार्ट 56 का लास्ट पार्ट है बेटे। 56 के एफ पार्ट में क्या दिया हुआ है देखिए, इसमें है जो ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:3:1। बेटे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यही है ए बी सी तीन पार्टनर है जिसका रेशियो 6:3:1 दिया हुआ है, मतलब 6/10, 3/10 एंड 1/10। द टेक डी इनटू पार्टनरशिप, D admit हुआ with effect from 1st April 2020 the new profit sharing ratio between ABC and D 3:3:3:1। ओके, इसके बीच में बेटे D एडमिट हो गया और इसका न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:3:3:1। ये रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब ये D एडमिट कितने के लिए हुआ, 1/10 के लिए। कोई बात नहीं, एबीसी तीन पार्टनर है, डी एडमिट हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन तो हो ही रहा है। अब क्या लिखा हुआ है, तो दे आल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे जो टर्म दिया हुआ है, रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। कह रहा है नीचे जो टर्म दिया हुआ है उसका विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, विच का मतलब कह रहा है डी एडमिट हुआ और इस डेट को जो नीचे दिया हुआ है, क्वेश्चन के नीचे जो फॉलोइंग नीचे जो दिया हुआ है, कह रहा है उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है जो जैसे है वो वैसे ही रहेगा, उसके ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्या क्या है ये देखते हैं। तो जनरल रिजर्व है 1,50,000, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व है 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब ये भी प्रॉफिट है 90,000, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है 1,20,000। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। कह रहा है एडजस्टमेंट एंट्री करो, क्या करो, एडजस्टमेंट एंट्री। और यहाँ पे ये डी एडमिट हुआ और ये जो दिया हुआ है पी जनरल रिजर्व, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व, पीएल अकाउंट, ये क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है। इसको तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने कई बार कहा है भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन कभी भी होगा तो पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर में चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में चेंज हो, न्यू पार्टनर के एडमिट होने से चेंज हो, किसी भी कंडीशन में रेशियो चेंज हुआ, रेशियो चेंज होते ही क्वेश्चन में अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है तो पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो जो डोंट डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, इसका मतलब बुक फिगर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। मतलब ये हुआ जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो फिर क्या करोगे, जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता तो क्या करते हैं हम, गेनिंग टू सैक्रिफाइस करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइस।
मतलब गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। कब करते हैं, ध्यान से याद रखिएगा, जो जब क्वेश्चन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, पीछे कुछ हमने इसके एबीसीडी पार्ट किया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, सभी में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन यहां कह रहा है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक फिगर, बुक फिगर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। और बेटे जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना फिर क्या करेंगे, हम गेनिंग टू सैक्रिफाइस करेंगे। अब गेनिंग टू सैक्रिफाइस करेंगे तो पता करना पड़ेगा भाई किसको गेन और किसको लॉस हुआ, तो आपको याद होना चाहिए। उसके लिए सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला यूज करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए 6/10 माइनस 3/10, बेटे एलसीएम तो 10 ही आएगा, और 6 माइनस 3 3/10, प्लस में आया मतलब क्या हो गया, इसको लॉस हो गया। बी का आपका 3/10 माइनस 3/10 मतलब 0, नो प्रॉफिट नो लॉस। सी का 1/10 माइनस 3/10 मतलब एलसीएम 10 आ गया, 1 माइनस 3 माइनस 2/10 मतलब क्या हो गया, सी को गेन। और न्यू पार्टनर डी एडमिट हुआ है, डी को तो गेन होता ही, न्यू पार्टनर को तो गेन होता ही, वैसे कैलकुलेट भी करोगे, कैलकुलेट करने की इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्यों, न्यू पार्टनर तो एडमिट हुआ, उसको तो गेन हो ही रहा है। लेकिन अगर कैलकुलेट आप करते हैं तो न्यू पार्टनर का ओल्ड रेशियो तो है ही नहीं, माइनस न्यू रेशियो 1/10 है, तो इसका भी -1/10 मतलब इसको भी क्या हुआ है, गेन, मतलब सी को भी गेन हुआ, डी को भी गेन हुआ, लॉस किसको हुआ है, ए को। तो जिसको गेन होगा उसको क्या करते हैं, डेबिट, और जिसको लॉस होता है उसको क्रेडिट। क्वेश्चन में कह रहे हैं करंट अकाउंट से ये एंट्री करो, कोई बात नहीं, कैपिटल नहीं लिखेंगे, करंट लिख देंगे जब क्वेश्चन में कह रहा है तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा बेटे, यहां लिखेंगे हम जो सी करंट अकाउंट डेबिट, डी करंट अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट डेबिट, एक डी करंट अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट, करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है। अब कितने अमाउंट से, तो बेटे जनरल रिजर्व के लिए भी यही एंट्री होगी, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व के लिए भी, तो ये तो किसी एक के लिए तो इंफॉर्मेशन नहीं है ना, विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, नीचे जितने भी हैं सबके लिए यही एंट्री होगी, तब सबके लिए यही एंट्री होगी, तो सबके लिए अलग अलग थोड़े करेंगे, हम क्या करेंगे, सब जितने भी प्रॉफिट है सबको प्लस करेंगे, या जितने भी लॉस है उस सबको मतलब प्लस करेंगे। अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों है तो प्रॉफिट में से लॉस को या लॉस में से प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये बेटे जनरल रिजर्व आपका 1,50,000 है, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व 60,000 है, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 90,000, इसको जब हम प्लस करेंगे ये 3 लाख प्रॉफिट आ रहा है बेटे, 3 लाख, इसमें से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस करेंगे हम, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपका 1,20,000 है, इसका बैलेंस आ गया आपका 1,80,000, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए एडजस्टमेंट यही होना है, तो दोनों के लिए दो एंट्री नहीं होती बेटे, इन प्रॉफिट को ऐड कर दो, लॉस को माइनस कर दो, फाइनल अमाउंट कितना आ गया 1,80,000, इसमें से कैलकुलेट करो जो ए को लॉस कितना हुआ, तो 1,80,000 इंटू 3/10, 3/10 का मतलब ये हो जाएगा 54,000। सी को गेन कितना हुआ, तो 1,80,000 इंटू 2/10 मतलब 36,000, और डी को गेन कितना हुआ, तो 1,80,000 इंटू 1/10 मतलब 80,000, और बेटे सी को गेन हुआ है 36, डी को 18 और ए को 54। ये इसकी जो है करेक्ट एंट्री है आपका एफ का, सी करंट अकाउंट 36, डी करंट अकाउंट 18 एंड ए करंट अकाउंट 54,000। ये बन गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 56 बन गया आपका। 5 पार्ट 6 पार्ट था, हो गया आपका 5 6 पार्ट इसका फिनिश, 6 क्वेश्चन ही हो गया। अब चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 57 पे, काफी बड़ा ज्यादा टाइम लग गया इसमें। 57 क्वेश्चन, पहले इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन में एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, इक्वल है, तीनों पार्टनर का इक्वल रेशियो है, मतलब 1/3 1/3 एंड 1/3।
कैपिटल है 15,000, 17,500 एंड 20,000। दे एग्री टू एडमिट डब्ल्यू इनटू इक्वल पार्टनरशिप। डब्ल्यू एडमिट हुआ है इक्वल पार्टनरशिप मतलब 1/4 के लिए। अपॉन पेमेंट इन कैश 15,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ द गुडविल। डी एडमिट हुआ, डब्ल्यू एडमिट हुआ, तो कह रहा है 15,000 गुडविल लेके आया है, ठीक है, एंड 18,000 एज इज कैपिटल, और कैपिटल कितना लेके आ गया 18,000। 15,000 कैपिटल और 15,000 गुडविल और 18,000 कैपिटल लेकर के आया है। बोथ सम टू रिमेन इन द बिजनेस, ऑलरेडी जो फर्म में लेके आएगा तो बिजनेस में ही रहता है। द लायबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म 30,000 एंड द एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। बेटे ध्यान देना, यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी सब सेंटेंस में ही दिया हुआ है। कह रहा है लायबिलिटीज जो है वो 30,000 का है और एसेट्स में अपार्ट फ्रॉम कैश मतलब कैश को छोड़ करके मोटर है 12,000, फर्नीचर 4,000 और स्टॉक 26,500 और डेटर 37,800। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, जो पास जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड आल्सो शो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। कह रहा है जर्नल एंट्री बनाओ और क्या बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। जर्नल एंट्री भी बनाओ और क्या बनाइए, बैलेंस शीट बनाओ। तो बेटे बैलेंस शीट तब तक नहीं बनेगा जब तक कि पहले ओल्ड बैलेंस शीट को XYZ, क्योंकि W एडमिट हो गया, इसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगा तो न्यू बैलेंस शीट होगा, लेकिन पहले ओल्ड बैलेंस शीट जब तक नहीं दिया होगा तब तक न्यू बैलेंस शीट नहीं बन सकता। इसलिए पहले हमें ओल्ड फर्म का बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो पहले हमें बैलेंस शीट क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा XYZ का। 2 मिनट का काम है, ये XYZ का यहाँ पे मैं बनाता हूं, कुछ नहीं करना आपको, क्वेश्चन में दिया ही है सब कुछ। बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ है XYZ का, तो कैपिटल लायबिलिटीज में आता है यहाँ पे XYZ। आप लोग ही बनाइएगा, बनाना पड़ेगा ये, क्योंकि जिस किसी भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं है और फिर कह रहा है आपको बैलेंस शीट बनाइए, तो बैलेंस शीट जब तक बैलेंस शीट पहले से नहीं दिया होगा तब तक बैलेंस शीट नहीं बन सकता। हालांकि इस बैलेंस शीट को हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ये 15,000, 17,500, 15,000, 17,500 और जेड का कैपिटल है आपका 20,000। ये आ गया आपका 52,500 कैपिटल है। ओल्ड फर्म का लायबिलिटी हमने अभी अभी पढ़ा था, मतलब क्रेडिटर्स जो है आपका वो 30,000 दिया हुआ है। बैलेंस शीट बनाओगे कहां लिखोगे, कैपिटल लिख दिया, लायबिलिटीज में क्रेडिटर लिख दिया। एसेट्स में मोटर है आपका 12,000, मोटर है आपका 12,000, फर्नीचर 4,000, फर्नीचर है आपका 4,000, स्टॉक 26,500, स्टॉक 26,500 और डेटर्स है आपका 37,800, डेटर 37,800 है। बेटे वैसे बैलेंस शीट हमेशा इक्वल आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, जो एसेट्स में अपार्ट फ्रॉम कैश मतलब एसेट्स में कैश नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो इसके लिए इसलिए करेंगे क्या, इसको टोटल करेंगे हम, तो ये लायबिलिटी साइड का टोटल 82,500 है और इस साइड का भी टोटल कितना होना चाहिए 82,500। तो कैश तो नहीं दिया हुआ है, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा कैश लिख करके बैलेंसिंग फिगर इंडिकेट कर देंगे। अब इस टोटल में से इन सबको माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, कैश निकलेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़ करके बाकी एसेट्स ये है, तो अब जो बैलेंस होगा वो कैश होगा। कितना जी, 2200 कैश आ गया बैलेंस। ये आपका बैलेंस शीट ओल्ड फर्म का XYZ का है। अब क्या हुआ, तो अब बेटे XYZ 3 पार्टनर है, रेशियो इक्वल है 1/3 1/3 1/3। W एडमिट हुआ और ये कैपिटल और गुडविल लेके आ गया है। पहले जर्नल एंट्री बनाना है बेटे। अब यहां से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है। जर्नल एंट्री इसमें ये 3 टाइप्स की जर्नल एंट्री बनेगी। कभी भी आप क्वेश्चन करोगे तो 3 टाइप्स की आपकी जर्नल एंट्री बनेगी। फर्स्ट कैपिटल और गुडविल जो लेके आया है न्यू पार्टनर उसका ट्रीटमेंट, सेकंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट एंड थर्ड रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री। तो आइए याद रखना, फर्स्ट किसकी एंट्री होगी, मैं यहां से बना रहा हूं बेटे। फर्स्ट यहां से हम जर्नल एंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। 3 टाइप्स की जर्नल एंट्री करनी है। फर्स्ट कैपिटल और गुडविल जो लेके आया उसकी एंट्री। तो कैपिटल यहाँ पे
तो लिखते हैं बैंक, या कैश भी लिख दोगे तो कहीं ऊपर कैश ही दिया हुआ है तो कैश ही लिख दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट। आपको याद होगा गुडविल 15,000 लेके आया है और कैपिटल 18,000, तो कैश में 33,000। इसके बाद जो गुडविल ब्रॉट किया है उसको हमें ओल्ड पार्टनर में क्या करना है, ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि गुडविल लेके आता ही है ओल्ड पार्टनर के लिए। पीछे काफी सारा क्वेश्चंस किया है आपने, एक्स वाई प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स टू वाई टू जेड इन सैक्रिफाइस रेशियो। कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो, मतलब 1:1:1, और ये 15,000 को डिवाइड करेंगे एक्स वाई जेड में 5,000 5,000 5,000, ये 5,000। ये फर्स्ट टाइप की एंट्री है। मैंने कहा 3 टाइप्स की एंट्री करें, याद रखेंगे। फर्स्ट कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री, सेकंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस कहां दिया होगा, बैलेंस शीट में, तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है, सेकंड टाइप की एंट्री नहीं होगी। थर्ड किसकी, रिवैल्यूएशन की। तो रिवैल्यूएशन इसमें हो रहा है बेटे, लिखा है मोटर्स एंड फर्नीचर रिवैल्यूड। ये नहीं कह रहे कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, कह रहे रिवैल्यू, मतलब उसका वैल्यू कितना है। तो मोटर्स का वैल्यू 9500, तो बैलेंस शीट में पहले से कितना है 12,000, पहले से यहाँ 12,000 थे और कब कह रहा है उसका वैल्यू 9500 हो गया, मतलब 2500 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ओके, और फर्नीचर का वैल्यू है यहाँ पे 4,000, यहाँ पे कितना हो गया 3,800, मतलब फर्नीचर का वैल्यू भी कम हो गया। अब जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे, फिर वही चीज रिवैल्यूएशन अकाउंट, काफी सारे क्वेश्चन किया है भाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो गया, टेस्ट में ये मोटर और फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज हो गया, लॉस हो गया, कहाँ आएगा, डेबिट में। तो जर्नल में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में जाएगा तो उसकी एंट्री करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर एंड टू फर्नीचर। एक में ही लिख दीजिए, अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब जो भी क्रेडिट में आना है सबको यही लिख दो। तो मोटर का डिक्रीज हो रहा था 2500 और फर्नीचर 200, ये हो गया 2700। और कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। लेकिन रिवैल्यूएशन जब होगा तो प्रॉफिट और लॉस भी तो देखना पड़ेगा ना। हमने क्या कहा था, जब जर्नल एंट्री से, अगर आप जर्नल रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री एक ही है, इसी से प्रॉफिट और लॉस निकालना है। कैसे निकालोगे, तो क्या कहा था, जब रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो लॉस है, और क्रेडिट में है तो प्रॉफिट। यहाँ पे डेबिट में ही है तो क्या है, लॉस है। और इसी के नीचे बेटे एंट्री करेंगे, यहाँ पे इसी के नीचे उसकी एंट्री करेंगे हम। तो लॉस अगर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका 2700 का लॉस है, जिसको ओल्ड रेशियो मतलब 1:1:1 में क्या करेंगे, डिवाइड, मतलब 900 900 एंड 900। ये जर्नल एंट्री ही अगर बनाने के लिए कहता तो क्वेश्चन ये बन गया, इतना ही बनता। तो 3 टाइप्स की एंट्री होनी है मोस्टली। एक टाइप और है जो आएगा तब देखेंगे। 3 टाइप्स की एंट्री होती है, कैपिटल और गुडविल लाने की, सेकंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस की, और थर्ड होता है रिवैल्यूएशन की। यहाँ पे आपका कैपिटल और गुडविल की कर दिया, रिवैल्यूएशन की एंट्री कर दिया। अगर जर्नल होता तो क्वेश्चन यही फिनिश हो गया। लेकिन यहाँ कह रहा है क्या, बैलेंस शीट बनाओ। तो बेटे बैलेंस शीट बनाने से पहले अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, और फिर बैलेंस शीट बनेगा। बिना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट नहीं बनेगा। तो आइए अब हम इसको रफ करके फिर से जो है आपको अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए तो अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। वैसे भी मैंने कहा था बेटे, जो आपको कम से कम 10 क्वेश्चन के जर्नल भी बनाने पड़ेंगे और लेजर भी। तो जर्नल देखा आपने, अब लेजर में आओ। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पहले यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जब जर्नल बना लोगे तो फटाफट बन जाएगा, याद ही रहता है ना। क्या, मोटर और फर्नीचर का वैल्यू क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था। डिक्रीज हुआ था तो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम टू मोटर 2500 एंड टू फर्नीचर 200। डेबिट साइड का टोटल हुआ ये 2700, यहाँ पे आउट में ले जाएंगे, और इधर जो है एक्स वाई जेड तीनों में बाय लॉस लिखेंगे, बाय लॉस, और एक्स वाई जेड तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 900 900 एंड 900, ये 27 हो गया। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल का कितने पार्टनर है, 4। पार्टनर कैपिटल ओल्ड का ही नहीं, ओल्ड और न्यू दोनों का बनता है। एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू,
एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और ये ऊपर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे जर्नल एंट्री हमने बताया कितने का, कितने टाइप के 3, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने में कितनी एंट्री होगी 4, मतलब जर्नल एंट्री के 3 टाइप और कैपिटल अकाउंट में 4 टाइप्स की एंट्री। फर्स्ट बैलेंस बीडी, फर्स्ट एंट्री करेंगे हम बैलेंस बीडी, जो बैलेंस यहां दिया हुआ है। तो ए का है 50, एक्स का 15,000, वाई का 17,500 और जेड का 20,000। फर्स्ट एंट्री। सेकंड कैपिटल और गुडविल जो न्यू पार्टनर लेके आया है उसकी। तो कैपिटल के लिए यहीं पे बेटे क्या लिखेंगे हम, बाय कैश जो 18,000 लेके आया है डब्ल्यू, और गुडविल के लिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, याद होगा डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने सैक्रिफाइस रेशियो में, बाय कैश और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। क्यों भाई एंट्री नहीं किया था कैश टू न्यू पार्टनर, कैश टू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्रेडिट में है तो बाय कैश लिखेंगे, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स वाई जेड क्रेडिट में है, लेजर ऐसे नहीं बनता है। तो ये फर्स्ट बैलेंस बीडी, सेकंड कैपिटल और गुडविल। थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं दिया है, होता प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में, लॉस होता तो डेबिट में, नहीं है छोड़ दीजिए। फर्स्ट बैलेंस बीडी, सेकंड कैपिटल एंड गुडविल, थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, फोर्थ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। तो रिवैल्यूएशन में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो लॉस कहां आएगा, डेबिट में। टू रिवैल्यूएशन लॉस आपका 900 एंड 900, और बस अब हम बैलेंस कर देंगे। ये 20,000, 22,500, 25,000, 18,000, 20,000, 22,500, 25 एंड 18,000, और अब ये बैलेंस सीडी आ जाएगा आपका 19,100, 21,600, ये हो जाएगा 24,100 और इसका 18,000। और अब बनेगा बेटे बैलेंस शीट। अब बने बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे, तो ओल्ड बैलेंस शीट को ही देख करके न्यू बैलेंस शीट बनेगा। जो ओल्ड बैलेंस शीट है इसी को देख करके, हाँ जो इंक्रीज डिक्रीज है उसमें इंक्रीज डिक्रीज कर दो, नहीं हो रहा है तो वैसे लिख दो। जैसे मोटर यहाँ 12,000 था, मोटर का वैल्यू 9,500 रह गया, 9,500 लिख देंगे। इसके बाद आपका फर्नीचर 4,000 है, अब वैल्यू 38 रह गया तो 38 लिख देंगे। स्टॉक में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है तो वही 26,500। डेटर आपका कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है तो 37,800। जिसका इंक्रीज डिक्रीज नहीं है तो वैसे लिख देंगे हम। कैश बेटे पहले से 2200 है। न्यू पार्टनर हो या ओल्ड पार्टनर, जितना पैसा फर्म में आया है वो प्लस होगा। कितना लेके आया था याद है, 18,000 कैपिटल और 15,000 गुडविल, इसका मतलब 33,000 लेके आया था, जो प्लस करके लिखेंगे 35,200। अब लायबिलिटीज में कैपिटल में बेटे एक्स वाई जेड, अब ये पुराना कैपिटल नहीं लिखेंगे हम, एक्स वाई जेड, ये न्यू कैपिटल, ये जो बैलेंस शीट आया है ये लिखेंगे। यहाँ पे एक्स का 19,100, वाई का 21,600, जेड का 24,100 और डब्ल्यू का 18,000। ये प्लस करके आउट में लिखेंगे 82,800, और क्रेडिटर तो 30 का 30 था ही। अब इसको टोटल कीजिए, अब आपका दोनों साइड का टोटल अगर इक्वल आ गया, $1,12,800, 1,12,800 आ गया इसका टोटल बैलेंस, 1,12,800। क्वेश्चन नंबर 57 है ये, याद रखना बेटा ये 57 क्वेश्चन है ये लास्ट में बैलेंस शीट का टोटल आ गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। अगर इक्वल नहीं आता ये तो गलत है। बेटे आज तो हमने ये छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि 50 सीरियल वे से कर रहे हैं हम, तो 57 में हमने रिवैल्यूएशन की और कैपिटल अकाउंट। आगे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब में ये तीनों अकाउंट बनेगा, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, आप लोग ध्यान से कर लेना, हाँ ध्यान से करना, और आगे के क्वेश्चंस यू विल बेस्ट ट्राई, आप अपने हिसाब से बेस्ट ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।